अब इसी कहानी को हम लोग लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे सामने जो वर्ड है दैट इज नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट क्या है, इसे एकदम गौर से समझना है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है भाई। नॉन फाइनाइट को हम कुछ कैटेगरीज में बांट रहे हैं, उन कैटेगरीज को यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है नॉन फाइनाइट का, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इन्फिनेटिव के बाद एक कैटेगरी हमारे पास आता है जेरेंड, ठीक है भाई। और जेरेंड के बाद एक कैटेगरी आता है हमारे सामने पार्टिसिपल, ठीक है भाई। इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ठीक है भाई। अब ये चीजें हमारे सामने आ रही है कि क्या इन्फिनेटिव है, क्या जेरेंड है, क्या पार्टिसिपल है, उस पर हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं नॉन फाइनाइट के, ठीक है भाई। और यहां से आपके पूरे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव हम जनरली कहते हैं किसी भी वर्ब का जो 2+V1 फॉर्म होता है। इन जनरल 2+V1 फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि एक सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है इन्फिनेटिव का। इसी इन्फिनेटिव, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल इन्फिनेटिव कौन है, तो आप कहेंगे 2+V1। वर्ब में बेस फॉर्म में अगर हमने 2 का यूज कर रखा है तो वो एक सिंपल इन्फिनेटिव है। इसी कहानी में जब हम आगे बढ़ते तो हमारे सामने एक और नाम आता है जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है भाई। इस बेयर इन्फिनेटिव को समझते हैं कि सर ये बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सारे लोग यहां पे फोकस कीजिएगा, ठीक है भाई। बेयर का मतलब होता है जनरली किसी चीज में किसी चीज को हटा देते हैं। नंगा के सेंस में हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। जैसे अगर कोई नंगे पांव है तो बेयर फुट यूज करते हैं। कोई ऐसा माउंटेन है जिसपे कि बर्फ लगा हुआ था, गर्मी की वजह से वो बर्फ जो है, आइस जो है, मेल्ट हो गया, पिघल गया, तो वैसे नंगे माउंटेन को हम लोग बेयर माउंटेन का भी यूज करते हैं। तो जब सिंपल इन्फिनेटिव में से टू को हटा देते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव में से टू को रिमूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि हमने लिखा तो, सॉरी, हमने यहां पे लिखा मेरे दोस्तों, सब लोग फोकस कीजिएगा, मैंने लिखा 2+V1। लेकिन अब आपने कहा कि सर 2+V1 में से क्या हमें हटाना है, 2+V1 में से क्या हटाना है। तो जैसे ही हम 2 को हटाते हैं तो ये जो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनता है, ये भी इन्फिनेटिव ही होता है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यहां की बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी कहानी में आगे चलते हैं, इसी कहानी में आगे चलते हैं और एक और टर्म हमारे सामने आएगा। उस टर्म को थोड़ा सा यहां पे देखने की कोशिश कीजिए, जो मैं यहां पे बताने चाह रहा हूं। एक फॉर्मेट होता है 2+B+ वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैंने यहां पे फॉर्मेट आपके सामने लिखा है उसे समझिए। 2+B+ वर्ब का ING फॉर्म। फिर से आप फोकस करेंगे कि सर 2 के साथ बी जो होता है बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होता है, और जैसे ही फर्स्ट फॉर्म यहां पे हो गया तो इसे हम एक नाम से जानते हैं, इसे हम एक नाम से जानते हैं। वो नाम मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जो काम अभी प्रोग्रेस में है उसके लिए हम यूज करते हैं 2+B+ वर्ब का ING फॉर्म। ये भी अपने आप में इन्फिनेटिव के कैटेगरी में ही आता है। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। और इसी इन्फिनेटिव के कैटेगरी में एक और फॉर्मेट हमारे सामने आ रहा है, जिसे हम लिखना चाहते हैं 2+हैव+ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है भाई। 2+हैव+V3। अब जहां भी आप जानते हैं कि सर हैव+V3 आता है, उसे हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसे हम परफेक्ट, सर बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट बार
सुने हैं, दुने हैं, सुने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को समझना है, ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने टू प्लस हैव प्लस V3 कहा तो ये अपने आप में परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है भाई। तो हमारे सामने सिंपल इन्फिनेटिव आया, बेयर इन्फिनेटिव आया, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव आया और साथ में परफेक्ट इन्फिनेटिव आया, और इसका यूज हम लोग आगे वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपली इन्फिनेटिव का फॉर्मेट यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है भाई। इसी के बाद हम अगर बात करते हैं जो हमारे सामने है जेरेंड। अब ये जेरेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि सर जेरेंड होता क्या है। तो जेरेंड जनरली जो होता है सर वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही हमने जिस नाम से जाना वो हमारा क्या कहलाया भाई साहब? जेरेंड कहलाया। यानी कि वर्ब का कहीं भी आईएनजी फॉर्म दिख रहा है इन जनरल, उसे हम जेरेंड कहते हैं। अब यहां पे एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत ही कमाल की चीज है कि ये जो इन्फिनेटिव होता है, ये जो इन्फिनेटिव होता है और ये जो आपने जेरेंड का अभी चर्चा किया सर ने, ये बेसिकली दोनों क्या होता है इसे समझो, ये काम कैसा करता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्बल नाउन, ठीक है भाई। मैंने एक टर्म लिखा वर्बल नाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि है तो ये वर्ब के फॉर्मेट, फंक्शन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? तो नाउन की तरह करेंगे, ठीक है भाई। इसके जो भी फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे? नाउन की तरह होंगे। आगे हम लोग इसको वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलो आते हैं पार्टिसिपल पे, और पार्टिसिपल को जरा सा देखते हैं कि सर पार्टिसिपल क्या क्या है और किस तरीके से फंक्शन होता है। बेसिकली पार्टिसिपल बहुत ही डायनेमिक है। डायनेमिक यहाँ पे तीनों सेक्शन है, लेकिन पार्टिसिपल इसमें सबसे ज्यादा डायनेमिक होता है क्योंकि ये तीन तरीके का होता है। ये हमारा तीन तरीके का होता है, इस पे फोकस कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले होता है हमारे सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है हमारे सामने पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है भाई साहब, और तीसरा जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीनों किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और साथ में हमने क्या देखा? परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन कौन है इसमें, उसे समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। अब आपको चक्कर आएगा कि सर फिर से आपने वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो अभी तो नाउन बताया था, वर्बल नाउन और जेरेंड बताया था, ये पार्टिसिपल कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं, एकदम हड़बड़ाना नहीं। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सब लोग जानता है, इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं सर, तो हैविंग के साथ वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म जब हम लगाते हैं तो ये बेसिकली हमारा बन जाता है क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब समझेंगे हम लोग वन बाय वन, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत सर यहां तक एक बार कमेंट करके बता दीजिए। इन चीजों को समझने में यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? एनी कंफ्यूजन? मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो डिफरेंस बेसिकली क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा था कि सर इन्फिनेटिव और जेरेंड जो फॉर्मेट है वो वर्बल नाउन की तरह यूज होता है। वो किस तरीके से यूज होता है? वर्बल नाउन। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पार्टिसिपल फॉर्मेट है ये वर्बल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। वर्बल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, मतलब है तो वर्ब के फॉर्मेट, लेकिन यहां पे ये दोनों जो है नाउन की तरह यूज होंगे। और यहां जो आपको जितने भी पार्टिसिपल्स दिख रहे हैं इनका बेसिकली यूज हम जिस तरीके से करते हैं उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। और बेसिकली ये वर्ब के फॉर्मेट हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया वर्बल एडजेक्टिव, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी थोड़ी बहुत कर रखी है। यहां तक की बातों से जल्दी से रूबरू होइए, फिर हम लोग आगे की बातों को लेके चलेंगे। टेक योर टाइम, फास्ट। सबसे पहले मैं चीजों को उसी तरीके से अंडरलाइन करता हूं और यहां पे देखता हूं कि क्या है, ठीक है भाई। आप एक फोकस करेंगे रनिंग पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक फोकस करेंगे डांसिंग पे। अच्छा, इसके बाद आप फोकस करेंगे इज डांसिंग। यहां पे मैंने कहा डांसिंग का यूज, यहां पे टॉकिंग, 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 ठीक है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, वो चीज क्या है जरा यहां फोकस करना।
इन जनरल मैंने बताया था कि कोई भी नाउन होता है तो नाउन को बेसिकली हम कुछ तरीके से यूज करते हैं। नाउन को जब यूज करने की बात आई थी तो मैंने कहा था कि सर इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। इसी में आगे जब कहानी चला तो हमने कहा था कि सर इसका यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे मैंने कहा था कि सर इसका यूज हम कॉम्प्लीमेंट की तरह भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक मैंने बताया था प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी बातें डिस्कशन का पहले से मैंने बता रखा है, तो अभी इस पर डिस्कशन नहीं करना। ये सारे नाउन के यूजेस हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग चीजों को समझते हैं, कमेंट करना छोड़ दीजिए अनामिका, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, पहले उस पर समझते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा सर रनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रनिंग देखने में जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग रहा है, मैंने कहा था कि अभी हमारे सामने जो ऊपर हमने पढ़ा था, जरा सा मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, ठीक है भाई। आपने जो ऊपर पढ़ा था उसमें एक चीज मैंने बताया कि सर ये जो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है, अगर ये नाउन की तरह काम करे, ये नाउन की तरह काम करे तो इसे हम जेरेंट कहते हैं। लेकिन अगर यही वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह काम करे तो इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, नाउन की तरह काम करने का मतलब हुआ क्या, जो मैंने अभी बताया। मैंने कहा कि अगर नाउन की तरह काम करने का मतलब क्या हुआ, तो आप सीधा बोलेंगे नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। हम जब फोकस करते हैं यहाँ पे तो इस वर्ब के पहले, इस वर्ब के पहले हमें ये जो रनिंग दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये नाउन की तरह इसकी फंक्शनैलिटीज है, ये फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है भाई। अब जब नाउन है तो नाउन का काम देख लो यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है। फंक्शनैलिटीज पे फोकस करना होगा, किस तरीके से इसके फंक्शंस हो रहे हैं। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आईएनजी फॉर्म, तो कायदे से इसको हम क्या कह सकते हैं, तो जेरेंट कह सकते हैं। बात समझ में आ गया, ये यहाँ पे जेरेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। उसी कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी कहानी में जब आगे बढ़ते हैं, शी लाइक्स डांसिंग। अच्छा, मैंने इस डांसिंग की बात करी तो ये देखो, ये तुम्हारा जो है वर्ब है, और वर्ब के बाद जनरली आपके सामने या तो ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को डिसाइड करता है, वर्ब को डिफाइन करता है। शी लाइक्स, तो मैंने पूछा व्हाट डज शी लाइक, मैंने कहा शी लाइक्स, तो मैंने पूछा व्हाट डज शी लाइक, उसे क्या पसंद है। तो व्हाट का जो आंसर ऑब्जेक्ट की जगह आता है वो बेसिकली नाउन होता है, वो नाउन है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये भी बात हमें समझ में आ गया कि सर ये जो डांसिंग है बेसिकली यहाँ पे ये भी आपका नाउन ही है, और नाउन होने की वजह से साथ में ये फंक्शन कैसा कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें ये चेंजेस लाना चाहेंगे कि चलिए ये नाउन तो है, ऊपर तो नाउन जैसा था, नाउन है, लेकिन इस बारी ये सब्जेक्ट नहीं बना, ये कैसा फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। बात समझ में आ गया। और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट की तरह करे या सब्जेक्ट की तरह, कहलाएगा तो जेरेंट ही, कहा तो इसे जेरेंट ही जाएगा। तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, ये जो डांसिंग है ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, ठीक है भाई साहब। इस चीज को हम लोग फोकस करेंगे। उसे पसंद है, क्या पसंद है, नाचना, वो नाच नहीं रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन अगर होता तो ये मेन वर्ब हो जाता, एक्शन अगर होता तो ये क्या हो जाता, मेन वर्ब हो जाता, जबकि ये मेन वर्ब नहीं है। समझ गए सारे लोग। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ रानी इज डांसिंग ग्रेसफुली। अच्छा, जनरली आप जानते हैं कि एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। रानी नाच रही है ग्रेसफुली, बहुत अच्छे से। अब यहां पे देखो ये जो तुम्हारा है इज बेसिकली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, या फिर इसे आप एक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डांसिंग, वह नाच रही है ग्रेसफुली, तो अब आप बताने की कोशिश करो ये जो डांसिंग है बेसिकली यहाँ पे एक्शन को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है भाई साहब, एक्शन को दिखा रहा है। अब आपके मन में सवाल ये आ जाएगा कि प्रभु गुरुजी, अगर ये एक्शन को दिखा रहा है तो एक्शन को दिखाने वाले को ही हम जिस नाम से जानते हैं वो या तो मेन होता है या फिर फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, ठीक है भाई साहब। इसे ही हम मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है भाई। इसी कहानी में आगे चलते हैं। मैंने लिखा आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पे बहुत कमाल का पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है भाई। ये जो गर्ल दिख रहा है बेसिकली आप जानते हैं इस गर्ल के बारे में कि ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ये गर्ल नाउन है। आपको एक चीज ये भी पता होगा, एक चीज ये भी पता होगा कि इन जनरल कभी भी नाउन के पहले
जो भी चीजें यहां पे आती हैं इस प्लेस पे, मैंने कहा कभी भी नाउन के पहले जो चीजें आती हैं इस प्लेस पे, इसे जनरली हम दो नामों से जानते हैं, या तो हम इसे कहते हैं एडजेक्टिव, या तो हम इसे कहते हैं डिटरमिनर। ठीक है भाई साहब, ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर रखा है एडजेक्टिव चैप्टर में। ठीक है भाई, तो नाउन के पहले जो कुछ भी आ रहा है, नाउन के पहले, इस नाउन के प्लेस पे, इस नाउन के प्लेस पे जो कुछ भी आ रहा है नाउन के पहले, वो एडजेक्टिव या डिटरमिनर होता है। तो इस गर्ल के पहले अगर हम फोकस करते हैं, इस गर्ल के पहले अगर फोकस करते हैं, तो ये जो डांसिंग है, इस डांसिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश किए तो हमें ये समझ में आ गया कि ये डांसिंग अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है? एडजेक्टिव। और जैसे ही आईएनजी एडजेक्टिव बना तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी कैसा? तो पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट। ठीक है, जो कि अभी हमने जाना था। तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दिए, क्योंकि मैंने देखा एक लड़की, वो कैसी लड़की? नाचती हुई लड़की को। तो इस गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए आईएनजी आया। यहां पे ये आईएनजी एक्शन को दिखा रहा था, यहां पे ये आईएनजी नाउन बना ऑब्जेक्ट, यहां पे ये आईएनजी क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो कितनी कमाल की चीजें हैं जो हम लोग मॉनिटर नहीं करते हैं, और एग्जामिनेशन में यहीं से हम लोग फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के हमें समझ में नहीं आता है, नॉवेल्स पढ़ के समझ में नहीं आता है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं बनता है, क्लोज टेस्ट नहीं बनता है। ये सारे बेसिक रीजन है नहीं बनने के या नहीं समझ में आने के। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, जरा उसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। एक चीज हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, यहाँ पे अवॉइड्स है, यहाँ पे अवॉइड है, और यहाँ पे अवॉइडेड है। मतलब ये तीनों तो आप जान चुके हैं कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो मेन वर्ब है। ये सारे के सारे मेन वर्ब हैं, ये चीज समझ में आ गया, यानी कि इसे हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं कि इधर स्पेस बनाने के लिए। हाँ ठीक, मैंने कहा कि ये जो है अवॉइड का जितना फॉर्मेट दिख रहा है, बेसिकली ये पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इसे हम एक नाम से जाने, दैट इज फाइनाइट। ठीक है भाई साहब, फाइनाइट वर्ब है ये। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फाइनाइट वर्ब के बाद जरा देखते हैं क्या है। राजन अवॉइड्स टॉकिंग टू हर। राजन अवॉइड करता है बात करना उससे, यहां पे टॉकिंग का यूज किया गया है। आई अवॉइड टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करना अवॉइड करता हूं। सुजाता अवॉइडेड टॉकिंग टू हर हिम, सुजाता अवॉइड करती थी बात करना किससे? उससे। अब जरा समझने की कोशिश करो, अब जरा समझने की कोशिश करो कि ये सारे के सारे टॉकिंग 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 है, ये सारे यहाँ पे कैसे फंक्शन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे अगर वर्ब के फॉर्मेट हैं तो नॉन फाइनाइट, ये भी नॉन फाइनाइट, टॉकिंग भी नॉन फाइनाइट, ये भी टॉकिंग नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको नॉन फाइनाइट लिख देते हैं। चलो ठीक है, लेकिन नॉन फाइनाइट के साथ ये कैसा काम कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है? तो हमेशा आप जानते हैं कि किसी भी मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और नॉन फाइनाइट का ये जेरंड फॉर्म है। नॉन फाइनाइट का ये कौन सा फॉर्म है? जेरंड फॉर्म है। ठीक है भाई साहब, अगर ये जेरंड फॉर्म नहीं होके पार्टिसिपल फॉर्म होता, जैसा कि यहाँ पे डांसिंग में दिखा था, आईएनजी गर्ल को मॉडिफाई कर रहा था, तो वैसे कंडीशन में हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है भाई साहब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन इस तीनों टॉकिंग के केस में ये जेरेंट की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? जेरेंट की तरह। और जेरेंट की तरह काम कर रहा है तो, लेकिन सब्जेक्ट की जगह नहीं है, तो भाई साहब ये यहां पे कैसा फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। ये कैसा फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह करेगा। बात समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक की बात समझ में आई सारे लोगों को? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से।